Hello students, my name is Jatin and today we will do chapter 3 of class 11 microeconomics indifference curve approach to consumers equilibrium। इससे पहले मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 2। आप पहले उस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना, ठीक है। सो फर्स्ट we will write the definition of indifference curve. So what is indifference curve? It is a curve, IC in short, it is a curve which represents all possible combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer, कंज्यूमर, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें दो गुड्स की कॉम्बिनेशन आपको शो होगा और वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हर कर्व में वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो होगा और सारे कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा इसका। अभी मैं टेबल बना के आपको समझा भी दूंगा। कर्व होगा इसका, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हम कहते हैं आईसी कर्व, ठीक है। इसमें बहुत सारे गुड्स मतलब दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे अगर मैं वाई एक्सिस में गुड वाई प्लॉट करूं और एक्स एक्सिस में गुड एक्स प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे इस कर्व के ऊपर। तो जितने भी कॉम्बिनेशन गुड वाई और गुड एक्स के इस कर्व के ऊपर होंगे, ये सब कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। मतलब कंज्यूमर इन बंडल्स के बीच में, इन गुड्स के बंडल्स के बीच में न्यूट्रल होगा। उसको ये भी पसंद है इक्वली, उसको इतना, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, उसको सी बंडल भी उतना ही पसंद है, बी बंडल भी उतना ही पसंद है जितना सी है, और ए भी इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको देगा, ठीक है। तो तीनों का सेटिस्फेक्शन, तीनों कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को इक्वल होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन का कर्व है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। अब ये बनाते कैसे हैं और ये कर्व ऐसा ही क्यों है? सो लेट्स डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, प्रॉपर्टीज़ से पहले इसकी टेबल बना लो कि कैसे बनता है, ठीक है। तो मान लो फॉर दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर द सिंप्लिसिटी इन इकोनॉमिक्स वी विल ओनली अज्यूम टू गुड्स, ठीक है। हम दो गुड्स ही अज्यूम करेंगे फॉर द पॉसिबिलिटी, फॉर द सिंप्लिसिटी इन द मॉडल, ठीक है। तो दो गुड्स मान लो, गुड एक्स एंड गुड वाई, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो जैसे हम पीपीसी में कर रहे थे ना, एक गुड के प्रोडक्शन के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम कर रहे थे, वैसे ही हम कंज्यूमर्स अप्रोच के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरा गुड का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ। जैसे पहले मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद मैंने 2 यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद मैंने 3 यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। अब अगर मैंने गुड एक्स में 1 यूनिट कंज्यूम किया, तो मैं गुड लेट्स से गुड वाई का मैं करता हूँ उस टाइम 15 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर गुड एक्स का एक और यूनिट कंज्यूम करने जाऊँगा ना, तो सेटिस्फेक्शन मुझे इक्वल रखने के लिए दूनों गुड से, जैसे मान लो फर्स्ट मैंने पहले यूनिट्स, जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया गुड एक्स का, तो मैं 15 यूनिट्स कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं जब दूसरा यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम करने जाऊंगा ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन गुड वाई की कम करनी पड़ेगी, गुड वाई का बंडल मुझे कम करना पड़ेगा, ताकि सेटिस्फेक्शन एट द एंड मेरा इक्वल रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ भी 15 ही रख दूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं गुड एक्स का एक यूनिट बढ़ा रहा हूँ, फिर गुड वाई का कम भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है ना, क्योंकि मुझे गुड एक्स ज़्यादा मिल रहा है। मान लो पहले हम दोनों यहाँ थे, अब मुझे एक गुड एक्स ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इक्वल वापस उस लेवल पे आने के लिए, इक्वल सेटिस्फेक्शन में आने के लिए इसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि मेरा एट द एंड सेटिस्फेक्शन इक्वल रहे, ठीक है। तो यहाँ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा सेटिस्फेक्शन इक्वल रहेगा, ठीक है, ताकि मैं उस इंडिफरेंस कर्व में लाई करूँ, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने गुड एक्स का एक यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज़ करा, तो मुझे गुड वाई का कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितने से डिक्रीज़ होगा? मान लेते हैं हम कि 15 माइनस 5 कर दो, 10 यूनिट्स मैंने गुड वाई का कंजम्पशन अब करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? 5 यूनिट का, ठीक है। मैं एक्स का एक और यूनिट कंज्यूम करा जब मैंने 3 यूनिट्स,
जब मैंने कंज्यूम करा तो मैंने गुड वाई का 6 यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। सेक्रीफाइस कितने का हुआ? 4 यूनिट्स का। देख लो, पहले 5 यूनिट का, अब सेक्रीफाइस 4 यूनिट का, ठीक है। फिर मैंने गुड एक्स का एक और कंजम्पशन लिया, एक और यूनिट लिया। गुड वाई का कंजम्पशन में ड्रॉप करना पड़ेगा, कितने से ड्रॉप करूँगा? 6 - 3 3 यूनिट्स, ठीक है। जब मैंने एक्स का एक और यूनिट बढ़ाया तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा कंजम्पशन डिक्रीज़ किया। अब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ? 1 यूनिट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि गुड एक्स का जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, गुड वाई का कंजम्पशन मुझे कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन इक्वल रहना चाहिए हर एक बंडल पे। ये सारे बंडल मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। ओके, अब एक नया टर्म होता है, जैसे पीपीसी में हमने सुना था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। यहाँ होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये क्या होता है? मैंने गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गुड वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मैंने वहाँ भी आपको बताया था पीपीसी के केस में डेल मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब मैं सेक्रीफाइस, जो गुड मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जिस गुड का कंजम्पशन मैं कम कर रहा हूँ, उसको ऊपर रखना है, ठीक है। चेंज इन गुड एक्स, क्योंकि गुड एक्स का जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में रखूँगा। तो पहला यूनिट तो मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा ना, तो पहले में आप सिंपली नील लिख लोगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट से मैंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया है। जब मैंने गुड एक्स का एक यूनिट बढ़ाया, गुड एक्स का एक यूनिट 1 से 2 बढ़ाया, ठीक है, तो मैंने गुड वाई का कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया? 15 - 10 इज 4 यूनिट, 4/1, क्योंकि मैंने गेन कितना किया? 1 यूनिट का, ठीक है। थर्ड यूनिट के लिए मैंने जब मैंने एक्स का थर्ड यूनिट लिया मैंने, तो मैंने वाई का कितना सेक्रीफाइस किया? देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैंने 5 यूनिट पहले मैंने सेक्रीफाइस किया ना, 15 - 10 इज 5, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट जब मैंने एक्स का लिया, तो वाई का मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया, ठीक है। 1 इससे लिखा है क्योंकि मैं एक कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ गुड एक्स का, ठीक है। अब मैंने फोर्थ यूनिट लेने के लिए, फोर्थ यूनिट ऑफ गुड एक्स लेने के लिए मैंने वाई का कितना कंजम्पशन डिक्रीज कर लिया? 6 - 3 इज 3/1, ठीक है। फिफ्थ यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करने के लिए मैंने वाई का कितना कंजम्पशन गिरा दिया? 2 यूनिट, ठीक है, 2/1, ठीक है। तो आपको यहाँ एक चीज़ पता लग रही होगी कि मेरा एम जो है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, ठीक है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है? क्यों डिक्रीज़ हो रहा है ये? क्योंकि जैसे जैसे मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ ना, मैं गुड वाई का कंजम्पशन कम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से कम नहीं कर रहा। मैंने पहले 5 यूनिट छोड़ तो दिए, लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैंने फिर 4 यूनिट ही छोड़ा, फिर मैंने 3 यूनिट छोड़ा, फिर मैंने 2 यूनिट छोड़ा। तो मेरा सेक्रीफाइस जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस मेरा कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे मेरा गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये सेक्रीफाइस क्यों कम हो रहा है मेरा? देखो, इसका भी एक रीज़न होता है। जैसे मान लो मैं पहले तो 5 यूनिट ऑफ वाई छोड़ने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हुआ। क्यों मैंने 6 यूनिट क्यों नहीं छोड़ा? मैंने 4 ही क्यों छोड़ा? मैं कम ही सेक्रीफाइस क्यों करना चाह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा MUY बढ़ने लग गया, MUY बढ़ने लग गया था। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ देखो, मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ ना, गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो मेरा MUX बढ़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? MUX कम होगा, क्या कह रहा हूँ मैं भी, MUX कम होगा, MUX कम होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। जैसे जैसे मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरा MUX कम होगा, और जैसे जैसे मैं गुड वाई का कंजम्पशन कम करूँगा, मेरा MUY बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कम हो रहा है तो यहाँ बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा एट दी एंड सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैंने गुड वाई का एक और कंजम्पशन मतलब और सेक्रीफाइस किया, तो मेरा MUY और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं सेक्रीफाइस करने लगा तो मेरा MUY और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि मैं कम सेक्रीफाइस करना चाहूँगा, क्योंकि MUY बढ़ रहा है, मतलब मेरे को अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा गिर रहा है अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वाई गिव अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कम करना चाह रहा हूँ उसको। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ लगेगा। तो बस
अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए मुझे ग्राफ की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाऊँगा, अगर ये हो सकता है तो। लेट्स वेट। ठीक है ना। ओके, अब देखो, सो ग्राफ में प्लॉट करना है। दिस इज़ वाई एक्सेस जहाँ मेरा गुड वाई प्लॉट होगा। दिस इज़ एक्स एक्सेस जहाँ मेरा गुड एक्स प्लॉट होगा, मतलब जो गुड मैं गेन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखो, मैं यहाँ कर्व बनाने वाला हूँ, उस कर्व में ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे जो कि मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। गुड एक्स इन एक्स एक्सेस, गुड वाई इन वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। सो पहला यूनिट गुड एक्स का जब मैंने कंज्यूम किया तो मैं गुड वाई का कितना कर रहा था, 15। तो यहाँ मैं कितने का गैप लूँ, 2 का ले, नहीं 3 का ले रहे थे। 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, सही है। ओके, गुड वन में मैं गुड वाई का 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था। जैसे मैंने गुड टू यूनिट कंज्यूम किया गुड एक्स का, तो मैं कितने पे आ गया, 10 यूनिट्स पे आ गया गुड वाई में। 10 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया गुड गुड एक्स का, तो मैंने वाई का कितना कंज्यूम किया, 6 यूनिट। 6 यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने फोर्थ यूनिट गुड एक्स का कंज्यूम किया, तो मैंने वाई का कितना किया, 1 यूनिट, 3 यूनिट, सॉरी, यस 3 यूनिट्स। और जैसे मैंने फिफ्थ यूनिट यूज़ किया, तो मैं वाई का कितना यूज़ किया मैंने, 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। नाउ दिस ग्राफ इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अभी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, ये इसको कहते हैं ओरिजिन। और ये कॉन्वेक्स बन रहा है, देखो यू शेप में बन रहा है ना। जब हमने पीपीसी का ग्राफ बनाया था तो वो ऐसा बना था, ठीक है। और यहाँ इंडिफरेंस कर्व मेरा कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, यू शेप में बन रहा है। ये इन्वर्स यू है पीपीसी और यू शेप है मेरा आईसी। अब ये यू शेप में क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है। सेक्रीफाइस गुड वाई का कम होता जा रहा है। पहले मैंने 5 यूनिट छोड़ दिया, देख लो, पहले मैंने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन अब मैं फिर गुड वाई का ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करा। मैंने 4 यूनिट ही नेक्स्ट यूनिट के लिए सेक्रीफाइस किया, नेक्स्ट एक्स यूनिट के लिए। फिर मेरा सेक्रीफाइस 3 यूनिट का हो गया, फिर मेरा सेक्रीफाइस 2 यूनिट का हो गया। तो मेरा सेक्रीफाइस कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा एम बढ़ने लग गया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मेरे को उस गुड वाई की वैल्यू ज़्यादा समझ में आने लग गई थी कि यार नहीं, मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इतना नहीं करना मुझे, मेरा एम यू वाई बढ़ रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो हर एक कॉम्बिनेशन, ये ए बी सी डी और ये ई, ये सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे कंज्यूमर को। क्यों, क्योंकि ये सेम इंडिफरेंस कर्व में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज of IC. So first property is indifference curve is downward sloping. Is downward sloping, very very important, 100% in exam, ठीक है। IC curve is downward sloping. Why it is downward sloping? Because to consume more of good X we have to sacrifice good some amount of good Y, ठीक है। देखो X का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, X का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मुझे Y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ताकि मेरा इक्वल सेटिस्फेक्शन में मैं रहूँ, ठीक है। एट द एंड में इक्वल सेटिस्फेक्शन में रहूँ। क्योंकि अगर मैंने गुड वाई का कंजम्पशन नहीं कम करा, मान लो गुड वाई का कंजम्पशन मैंने उतना ही रखा और गुड एक्स का और बढ़ा दिया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहना है। इसीलिए मुझे गुड वाई का कंजम्पशन जो है वो कम करना ही पड़ेगा। सो वी विल राइट दैट इफ़ quantity if the quantity of good X is increased then quantity of good Y has to be given up, has to be given up, give up मतलब sacrifice कर देना, has to be given up so as to remain at same level of satisfaction,
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? मैथमेटिक्स लगाओ ना यार, जैसे यहाँ गेन कर रहे हो अब राइट साइड में, तो लूज़ करना पड़ेगा ना वाई से, तो यहाँ राइट में जाओगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे आप राइट में जाओगे ऊपर से आपको नीचे आना पड़ेगा, तभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इतना आपको मैथमेटिक्स नहीं बताना, लेकिन ये लाइन ज़रूर लिख लेना जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। आई सी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। वाई इट इज़ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन? अब देखो, जैसे जैसे मैं गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा था ना, वैसे वैसे मैं गुड वाई का कंजम्पशन कम कर रहा था, बिल्कुल कम कर रहा था, ठीक है। लेकिन मेरा जो सेक्रीफाइस है ना, जैसे जैसे मैं गुड एक्स का बढ़ा रहा था, वाई का मेरा सेक्रीफाइस कम होता गया। पहले मैंने 5 यूनिट गिव अप कर दिया, मैंने बोला 5 यूनिट ले जाओ मुझसे, लेकिन उसके बाद मैंने 5 यूनिट गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने फिर बोला अब मुझसे 4 यूनिट गिव अप करवाओ। क्यों? क्योंकि अब मेरी वैल्यू बढ़ गई। जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे पास कम होती है ना, उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा होने लग जाती है, तो आप उतना सेक्रीफाइस नहीं करोगे। मान लो अगर मेरे पास 10 गुलाब जामुन है, ठीक है, कोई अगर शुरुआत में 4 गुलाब जामुन ले जाता है मेरे, ठीक है, शुरुआत में आप 4 गुलाब जामुन ले गए, लेकिन अब दोबारा आए, तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको 4 दे दूंगा? नहीं। अब मैं, क्योंकि अब मेरे पास कितने बचे? 10 थे, 4 आप ले गए, 6 बचे। अब मेरे पास वैल्यू ज़्यादा हो गई, अब मेरे को ये चिंता होने लग गई, नहीं यार अगर मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने बोलूँगा नहीं भाई अब 4 नहीं दूंगा, अब 3 ले जा, ठीक है। तो मैंने सेक्रीफाइस 1 से कम कर दिया। पहले मैं 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन अब मैं 3 यूनिट सेक्रीफाइस करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई है मेरे लिए, ठीक है। जैसे जैसे अब फिर तीसरी बार आए, तो अब मैंने पहले 4 दिए, फिर 3 दिए, ठीक है, अब मैं 2 यूनिट दूंगा, ठीक है। तो वैसे वैसे मेरा सेक्रीफाइस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ मेरे पास कम होगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वैल्यू मेरे लिए बढ़ेगी, ठीक है। सो अब समझा दिया तो लिख लेते हैं अब। व्हेन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीज्ड, कंजम्पशन ऑफ good x is increased, good y has to be sacrificed, but इसके बाद हम क्या लिखें इसमें, सोचने दो। but the rate of sacrifice will fall because the marginal utility, मतलब उस चीज़ की वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई विल इंक्रीज, ठीक है। वो रेट मैं कम कर दूंगा, पहले सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहा था, अब कम करूँगा सेक्रीफाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसको हम इन अदर वर्ड्स में कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो हमने पढ़ा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये लाइन लिखनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो 1 नंबर कट सकता है आपका, ठीक है। ये वाली लाइन, ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज डेल वाई, यानी सेक्रीफाइस ऑफ वाई अपॉन में गेन ऑफ एक्स, सेक्रीफाइस ऑफ वाई अपॉन में गेन ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए एक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, ठीक है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व corresponding to the different level of satisfaction, corresponding to, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाने के लिए एक टॉपिक मुझे पहले पढ़ाना पड़ेगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मेरे पास बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं, बहुत सारे क्या हैं? इंडिफरेंस कर्व हैं,
ठीक है, कैसे, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, IC1, IC2, IC3, ठीक है। अब देखो IC1 में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे दोनों गुड्स के, ठीक है, मान लो इतने कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई के। IC2 में, अब IC2 में जब मैं पहुंचा तो IC1 से ऊपर है, अगर वो IC1 से ऊपर है तो क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स विल बी मोर, क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स विल बी मोर इन IC2, ठीक है, देख लो आप यहाँ से ही दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी IC2 में, ठीक है। IC3 में और ज़्यादा होगी क्योंकि कर्व उसका और ऊपर है। तो जैसे जैसे आपके कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होंगे दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब जब दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। पहले मेरे पास 10 गुलाब जामुन थे, अब 20 है, ठीक है, या कोई दो गुड का कॉम्बिनेशन ले लो यार, एक फ़ोन और एक लैपटॉप ले लो, अब 2 फ़ोन और 2 लैपटॉप है, ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट है ना मेरे पास। जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ी इंडिफरेंस कर्व ऊपर, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व विल, या विल हटा दो, रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ represents higher level of satisfaction, higher level of satisfaction, because quantity of both the goods have increased, quantity of both the goods will increase, goods या have increased लिखो, have increased, ठीक है। जैसे जैसे मेरा IC कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरे को अब दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है ना, देख लो आप डायग्राम से। और इसी को हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है मेरी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है, या मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स विल इंक्रीज देन द सेटिस्फेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। यही इसको हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये एक मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिसिटी और मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो आप लिखोगे ये लाइन भी लिख सकते हो, हायर IC विल रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स हैव इंक्रीज, ये लिख दो, या ऐसे लिख दो कि if the quantity of both the goods will increase then we will get high, then the consumer will get higher level of satisfaction, ठीक है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो आप पहले डायग्राम से देखो, अब आपको पता ही है इंडिफरेंस मैप क्या है। लेट मी ड्रॉ ए इंडिफरेंस मैप। तो ये गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। मान लो ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 और इसी को काटता हुआ एक इंडिफरेंस कर्व है, कैसे बनाऊँ, ऐसे बना देता हूँ, IC2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया IC1 में जितने सारे कॉम्बिनेशन होंगे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन में होंगे, और IC2 में भी जितने उसके कॉम्बिनेशन होंगे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन में होंगे हर एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मान लो A, B एंड C, ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन है। सो वी विल राइट फॉर एग्जाम्पल A एंड B लाइज ऑन IC1 एंड C एंड B लाइज ऑन C एंड B, अच्छा A एंड B लाइज ऑन IC2 है, IC2, एक सेकेंड, IC2 एंड C एंड B लाइज ऑन IC1, ठीक है। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको कह रहे हैं कि मान लो ऐसी कोई प्रेफरेंस है हमारी। अब देखो अकॉर्डिंग टू द मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी C रिप्रेजेंट्स अ बेटर बंडल, C रिप्रेजेंट्स अ बेटर बंडल। वो मेरे पास बेटर बंडल है, क्यों, क्योंकि वो हायर IC में, ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में ना, देखो ना IC2 और IC1, देखो ये IC1 है और ये IC2, IC1 ज़्यादा ऊपर है IC2 से। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, कि C बंडल के पास ज़्यादा अमाउंट है ना गुड एक्स का, देख लो आप। मान लो गुड वाई सेम भी है
या थोड़ा सी को ना ऊपर करते हैं, देखो यहाँ कर दिया मैंने मान लो सी, तो गुड वाई और गुड एक्स दोनों ज़्यादा हैं सी के पास, गुड वाई भी ज़्यादा है देख लो आप, गुड एक्स भी ज़्यादा है, इसके पास 1 है तो इसके पास 2 है, इसके पास 5 है तो इसके पास 6 है, तो सी जो है वो मेरा 2,6 है बंडल, और ए है मेरा 1,5, 1,5, तो गुड अमाउंट ऑफ गुड एक्स भी ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ गुड वाई भी ज़्यादा है सी के पास, तो और वो हायर आईसी में भी है, इसीलिए तो हायर आईसी में है, तो मतलब सी बेटर बंडल है, सी इज़ बेटर बंडल देन ए according to the monotonicity. C is better, represents a better bundle, monotonicity C represents a better bundle, ठीक है, C is better than A, ठीक है, बट कॉन्ट्राडिक्शन कौन दे रहा है, B दे रहा है, क्यों, देखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व A and B lies on same IC2, it means they give same satisfaction, they give same satisfaction, same satisfaction, ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट कुड बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ सी एंड बी ऑल्सो, देखो ना ध्यान से, मैं थोड़ा डायग्राम क्लीन करता हूँ भाई, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए और बी अगर एक आई सी वन में है तो मतलब वो दोनों बंडल ए और बी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सी और बी भी तो सेम आई सी में है, सी एंड बी ऑल्सो लाइज ऑन सेम आई सी वन, ठीक है, सेम आई सी, it means C and B will give equal satisfaction, will give equal satisfaction, ठीक है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गया, देखो मैं बोल रहा हूँ ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल होने चाहिए, वैसे तो ए और सी भी इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन क्या ए सी के इक्वल है, नहीं है, यहाँ देखो ये वाली लाइन, सी इज़ बेटर बंडल देन ए, ठीक है, सो ए, तो आप लिखोगे इसका, पहले तो ये दो लाइन लिखोगे, ये दो आर्ग्यूमेंट लिखोगे, फिर लास्ट में आप लिखोगे बट ए कैनॉट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू सी, कहाँ लिखूँ, नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, सो पहले आप लिखो, उसके बाद लिखो, जैसे आप लिखो दोगे ना ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो ए शुड बी इक्वल टू सी बट सी रिप्रेजेंट्स अ बेटर बंडल देन ए, रिप्रेजेंट हटा दो बिकॉज सी इज़ अ बेटर बंडल देन ए, सी इज़ अ बेटर बंडल देन ए because it lies on a higher IC, on a higher IC, देख लो डायग्राम में वापस जाके, on a higher IC, IC1, ठीक है, so contradiction arises, hence अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करवा रखे थे मैंने स्टार्टिंग में, हैंस आई सी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इस प्रूफ को आप बोलते हो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम होता है प्रूफ बाय, हेडिंग डाल देना प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, पहले मैंने इंटरसेक्ट करवा दिए, लिख तो मैं रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्शन कि आई सी कर्व डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन मैं इंटरसेक्ट करवा रहा हूँ ताकि मैं ये चीज़ दिखा सकूँ आपको, ठीक है, और ये मोनोटोनिसिटी वाली लाइन डाल देना, ठीक है, और ये सारा आर्ग्यूमेंट लिखना है आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ईजी है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हायर आई सी रिप्रेजेंट्स अ बेटर बंडल, अभी बताया वही सेम चीज़, रिप्रेजेंट्स अ बेटर बंडल, ये 5 नंबर में आया था एक टाइम पे, ठीक है, और ये मार्क्स खींच लेना इस टॉपिक में, अकॉर्डिंग टू दी monotonic preferences, according to monotonic preference of a consumer, higher IC represents more quantity of both the goods, so it will yield या give लिख सकते हो आप, more satisfaction
than the lower IC. डायग्राम बना देना ऐसे, 2 IC बनाना, IC1 IC2 बोलना और बोलना IC1 इज़ बेटर देन IC2, लिखना ये पूरा, मैंने तो लिखा नहीं, ऐसे लिखना, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हमें इक्विलिब्रियम में भी पहुंचना है ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू IC, थ्रू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। 100% आने ही वाला है एग्जाम में। देखो इसके लिए आपको पहले बजट लाइन समझनी पड़ेगी। लास्ट मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ाया आपको, तो मैंने बजट लाइन के बारे में बताया था। बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। लिखोगे बजट लाइन की डेफिनेशन पहले आप, इट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives नहीं ऐसा नहीं, of possible combination of two goods which the consumer could buy with his income, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अगर नहीं पता है तो आप पहले वहाँ जाके वीडियो देख लो, वैसे ईजी है। विद हिज इनकम, ठीक है। इक्वेशन मैंने लिखवाई थी, P ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस P ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू इनकम। इनकम इज डिनोटेड बाय M, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखो, ये है y एक्सेस, ठीक है। दिस इज x एक्सेस एंड लेट मी ड्रॉ द बजट लाइन। मान लो ये है बजट लाइन, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व भी बना लेते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व ये, सॉरी यार लाइन से नहीं बनेगा ये। एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। दिस इज IC1, दिस इज IC2, दिस इज IC3, ठीक है। और ये बजट लाइन है, तो गुड y यहाँ पर है, गुड x यहाँ पर है, 0,0, ठीक है। 3 इंडिफरेंस कर्व हैं आपके पास। ये बंडल A है, ये बंडल B है और ये बंडल E है, ठीक है, मान लो। सो कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम वेयर कंज्यूमर will be in equilibrium where Px upon Py becomes equal to MRS, that is del y upon del x, ठीक है। देखो दोनों के स्लोप, इसको कहते हैं Px अपॉन Py। जब अपने क्लास 11 में मैथ्स अगर लोगे, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए बस, ठीक है। जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है वो इस पर ध्यान ना दे इतना। मैथ्स वाले बच्चों के लिए जब आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे ना 11th क्लास में आने वाला है, तो स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके, ठीक है। छोड़ो यार क्यों बता रहा हूँ मैं। ये देखो ये स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन Px अपॉन Py को कहते हैं, और ये कहते हैं हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को, ठीक है। तो आप लिख लो वेयर स्लोप ऑफ, यहाँ आपको शायद विजिबल ना हो लेकिन मैं लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन बिकम्स इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की स्लोप इक्वल हो रही है, दोनों की ढलान इक्वल हो रही है। देखो स्लोप IC कर्व E, देखो E पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा है कि जहाँ दोनों की स्लोप इक्वल है, ठीक है। सो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों है इक्विलिब्रियम पे यहीं पे? अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन देखो। देखो भाई गुड ए और जो कॉम्बिनेशन ए और बी है वो भी तो है बजट लाइन में, लेकिन मैंने पॉइंट ई को ही क्यों कंसिडर किया? मैंने पॉइंट ए और बी को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो मेरा लोअर आईसी में है, और अभी अभी हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस में पढ़ा है कि जो हायर आईसी है वो बेटर बंडल है, वो बेटर सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। तो हायर आईसी और जो कि बजट में भी हो मेरे, और साथ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मैं ले सकूँ उससे, वो कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है, ठीक है। A point no doubt lies on the budget line, but it is on the lower indifference curve, so it will give me less satisfaction than bundle E. Bundle E lies in the budget line, also gives me most level of satisfaction,
जो ई बंडल है, देखो बंडल ई जो है वो मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू बंडल ए एंड बंडल बी। देखो अब ध्यान से देखो, बंडल ए के कॉम्बिनेशन देखो, अब गुड वाई तो बहुत ज़्यादा मिला है आपको, लेकिन गुड एक्स देखो कितना मिला है, बहुत कम वाई। बंडल बी देखो, बंडल बी देखो, गुड एक्स बहुत ज़्यादा मिला है, मान लो मुझे गुड एक्स तो बहुत मिला है यहाँ पे, लेकिन गुड वाई देखो कितना कम मिला है यहाँ पे लेफ्ट में देखो। मान लो इसको मैं y2 कह देता हूँ, y2 देखो कितना नीचे है। लेकिन अगर आप बंडल ई देखोगे ना, तो वो यहाँ आपको दोनों ही गुड ज़्यादा ज़्यादा मिले हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। देख लो, ए से ए बंडल से गुड वाई कम है, बी से गुड एक्स कम है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। वो बेटर बंडल है, एवरेज लिया है ना दोनों बंडल का उसने, ठीक है, और वो मेरे बजट लाइन में भी है, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन में गुड वाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुड एक्स बहुत कम है, तो मुझे तो गुड एक्स से कम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन है ही नहीं मेरे पास। बी बंडल में गुड एक्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुड वाई तो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फेक्शन गुड एक्स से तो मिल जाएगा, लेकिन गुड वाई का तो कुछ तो मिले। लेकिन जो मेरा ई बंडल है वहाँ मुझे दोनों गुड का अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए वो हायर आईसी में भी है और वो मेरे बजट लाइन में भी होना चाहिए। अगर मान लो कोई बंडल होता, मान लो एफ़ is on IC3, if F bundle lies on IC3, no doubt it is on the higher IC curve, but it is not in my budget, वो मेरे बजट में ही नहीं है, मैं खरीदूँ कैसे? मेरी इनकम है 1.5 लाख, लेकिन मुझे मैं सपने थोड़ी देखूंगा मर्सिडीज़ के, ठीक है। तो इसीलिए माना वो एफ बेटर बंडल है, लेकिन वो मेरे बजट में नहीं है, तो मेरे बजट में और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला बंडल कौन सा है? बंडल ई। इसी को वर्ड्स में लिखना है अब। देखो देखो ई बंडल ई is the point of equilibrium as compared to bundle A and B, bundle A and bundle B, because bundle E lies on a higher IC curve, and according to the concept of monotonic preference, a higher IC represents a better bundle than on a lower IC, ठीक है। नो डाउट आप ये भी लिख सकते हो, नो डाउट ए एंड बी लाइज ऑन द बजट लाइन, बट इट इज़ प्लेस्ड इन द लोअर IC, ठीक है। तो एक लाइन और लिखो, बंडल ई also lies on the budget line and gives the maximum satisfaction given the consumer's income, given the consumer's income, ठीक है। लास्ट में आप ये लिख देना कि एट बंडल ई एट ई पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स सॉरी एम आर एस, यहाँ पर एम आर एस लिखना है, एम आर एस दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब पॉइंट ए के लिए आप लिखोगे, पॉइंट ए के लिए क्या लिखवाऊँ, लिखवाऊँ इस टर्म में, देखता हूँ। पॉइंट ए, स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप तो पी एक्स अपन पी वाई का ज़्यादा है, और एम यू जो है उसका वो कम है, ठीक है, छोड़ो यहीं पे, ठीक है। सो ये आपको राम कहानी लिखनी है, इंडिफरेंस कर्व बनाना है, और
जो है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व बना के डेफिनेशन लिखोगे सब चीज़ की। पहले बजट लाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करना, ठीक है। बजट लाइन की डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, फिर आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को एक्सप्लेन भी करोगे। देर आर 3 IC, गुड एक्स इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सेस एंड गुड वाई इज प्लेस्ड ऑन वाई एक्सेस, ठीक है। फिर आप तीनों कॉम्बिनेशन बताओगे ए बी और ई। फिर ये भी बताओगे कि ए बी ई से क्यों इन्फीरियर है, ठीक है। बिकॉज दे लाई ऑन दी लोअर IC कर्व एंड दे हैव लेस अमाउंट ऑफ either of the goods, ठीक है। E represents the better bundle because it is placed on the higher IC and lies on the budget line also, ठीक है। सो ये सब आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और बनेगा, तो ये तो आपका आने ही वाला है, ये आपका आने ही वाला है, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ठीक है, बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन MUX इज ग्रेटर देन P ऑफ X, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो सिंस इसका आंसर आप लिखोगे MUX इज ग्रेटर देन PX, ठीक है। इट मीन्स the satisfaction from good X is more than the price level, consumer is in surplus, satisfaction of good X is more than the price level, ठीक है। then the consumer will increase the quantity of good X, consumer will increase the quantity of good X and according to the law of diminishing marginal utility and according to law of DMU लिख रहा हूँ मैं, as the consumption increase MU will fall, as the consumption increases MU will fall, MUX will fall and ultimately becomes equal to PX. It means that is MUX will be equal to PX. तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है, then consumer will be in equilibrium, consumer will be in equilibrium। ये वन कॉमोडिटी केस में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टू कॉमोडिटी केस का क्वेश्चन भी देख लो एक, व्हाट विल हैपन when this will take place, MUX upon PX greater than MUY upon PY equal to MUM, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी आ गई ना। अब देखो MUY, सिंस MUY is greater than MUX, MUY upon PY लिखो, is greater than PX, it means the consumer is in surplus, or getting more satisfaction from good Y, so he or she will
increase the consumption of y, increase the consumption of y, and according to the diminishing marginal utility, according to diminishing marginal utility, mu y will fall, mu y will fall and ultimately becomes equal to mu x upon px, that is mu y upon py will be equal to mu x upon px will be equal to mu m. अब ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देखो, ठीक है। एंड हेयर द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आने ही आने हैं, आज की पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विद दिस टॉपिक वी हैव डन आवर चैप्टर 3 इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल डू थ्योरी ऑफ डिमांड, लेट्स वेट फॉर दैट वीडियो, थैंक यू सो मच।